उसके होठ जगह जगह उसके वजूद पर घूम रहे थे, जबकि उस कमरे में आराध्या की सिसकियां गूंज रही थीं। जैसे ही आर्यवीर के होठ नीचे की तरफ बढ़ने लगे, तो उसके वजूद में घबराहट महसूस कर वो उसकी तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। क्या हुआ? वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोला था। मुझे लगता है कि मैं वो हिचकिचाते हुए लाल चेहरे से बोलने की कोशिश कर रही थी। तुम क्या, बोलो ना। आर्यवीर बेसब्री से बोला। मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक सांस में आखिरकार वो अपनी बात कह गई थी। क्या? आर यू श्योर? तुमने डॉक्टर को दिखाया? वो खुशी से चीख पड़ा था। नहीं, मैंने सुना है कि वो वहां हाथ लगाती हैं। वो शर्म से भरी आंखों के साथ बोली थी। कहाँ हाथ लगाती हैं? वो हैरान होकर बोला, जिस पर आराध्या शर्माते हुए बोली, मैंने सुना है डॉक्टर प्राइवेट पार्ट को उंगली से चेक करते हैं। ये कहते ही वो रोने लगी थी। उसकी इस बात पर आर्यवीर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, वो तो सबके साथ होता है। उसकी बात पर वो डर से उसे टुकुर टुकुर देखती हुई और रोते हुए बोली थी, मगर मैं अपने कपड़े नहीं निकालूंगी। उसकी बात पर वो उसकी आंखों को चूमने लगा था। तुम्हारे लिए डिलीवरी के दिन सरप्राइज होगा मैडम। ये कहते हुए वो उसे चिढ़ाने लगा था। आराध्या, आराध्या कहाँ हो यार तुम? कपड़े पकड़ा दो। आर्यवीर अपनी पत्नी आराध्या को बाथरूम से आवाज लगाते हुए बोला था, क्योंकि मैडम उसके लिए नीचे नाश्ता बनाने में बिजी थी। अभी आई। वो जल्दी से कमरे में अंदर आई थी। अरे क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? वो अंदर आते ही अपना गुलाबी दुपट्टा लहराते हुए बोली थी, तो वो बाथरूम के दरवाजे के पीछे से उसे देखता रह गया था। मैडम जरा टॉवल पकड़ा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला। मगर आप तो टॉवल लेकर गए थे ना? वो उसे देखते हुए शक भरी लहजे में बोली थी। वो हाँ, मुझे लगा मैं ले आया हूं, पर यहाँ पर नहीं है। प्लीज तुम जरा अलमारी से दे दो। वो उसे इशारा करते हुए बोला, तो वो गहरी सांस भरती हुई उसके करीब आई थी और उसे टॉवल पकड़ाने लगी थी। अब पकड़ भी लीजिए, मुझे जाना है यारीवीर। वो अपनी आंखों पर एक हाथ रखते हुए उसे टॉवल दूर से ही पकड़ाते हुए बोली थी। अरे जब तुम मुझे दोगी तो ही पकड़ूंगा ना। मैं बाथरूम से बाहर आकर लेने से तो रहा। वो तंग करते हुए बोला था। ओफो। वो अपने दांत भींचते हुए आगे बढ़ी, और जैसे ही उसका हाथ आर्यवीर के हाथ से टकराया, उसने उसकी कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही उसने उसे खींचते हुए शावर के नीचे किया, उसकी चीख निकल गई थी। ये क्या कर दिया आपने? अभी तो कपड़े बदले थे मैंने। वो उसे घूरते हुए आंखों से बोली थी, तो वो शरारत से उसके वजूद को निहारने लगा था। तुम लग ही इतनी प्यारी रही हो, जी करता है तुम्हें खा ही जाऊं। वो उसकी गोरी गर्दन पर हल्के से दांत गड़ाते हुए बोला, तो वो सिसक उठी थी। प्लीज आर्यवीर, बाहर सब क्या सोचेंगे कि मैं अब तक नीचे क्यों नहीं आई? वो उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी, जबकि आर्यवीर उसकी कुर्ती कंधे से नीचे खिसका चुका था। आराध्या का खुला कंधा उसे अपनी तरफ और ज्यादा खींच रहा था। यार डिस्टर्ब मत करो मुझे, वो उसके वजूद पर हल्के से काटते हुए बोला था। तो बाथरूम से उसकी सिसकियां गूंज उठी थीं। जैसे तैसे करके वो उसे बाहर भेजने के बाद खुद भी कपड़े बदल कर बाहर आई थी। शीशे में अपने बालों में कंघी करते हुए वो उसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि वो कंधे उचका कर रह गया था। अब ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? तुम्हें ही तो छेड़ा है, पड़ोस की पत्नी को थोड़ी नहीं छेड़ा। वो उसकी तरफ देखकर शरारती लहजे में बोला, तो वो उसे तीखी निगाहों से घूरने लगी थी। आप ऐसा कर भी नहीं सकते, वो हाथ नचाते हुए बोली। तो वो पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर गया था, जिस पर वो कसमसा कर रह गई थी। प्लीज अब यहाँ मत शुरू हो जाइएगा। आपको पता है ना कि मैं देर तक कमरे में रही तो आंटी जी कितनी बातें करती हैं। वो उसे याद दिलाते हुए बोली थी। वैसे तो उसके घर में सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था, मगर उसकी आंटी जी ताने मारने से बाज नहीं आती थी। ये बात वो भी अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसके साथ तुरंत नीचे चला गया, जहां सभी शरारती अंदाज में उन दोनों को गीले बालों में देख रहे थे। जैसे ही वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे, तो घर के बच्चे मुस्कुराने लगे थे, जबकि आंटी जी अपनी जुबान पर लगाम देने से बाज नहीं आई थी। अरे तुम तो सुबह ही कपड़े बदल कर आई थी,
फिर ऐसा क्या हो गया जो दोबारा नहाना पड़ गया? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मीठी छुरी चलाते हुए बोली थी, जबकि वो जूस के गिलास से पहला घूंट अभी मुंह में भर कर बैठी ही थी कि एकदम उसे जोरदार फंदा लगा और वो खांसने लगी थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। अब ये शर्म की वजह से था या फंदा लगने की वजह से, ये कोई नहीं जानता था। क्या हो गया आंटी जी? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपकी कभी शादी नहीं हुई। वो अपनी आंटी जी पर तंज कसने से बाज नहीं आया था, जबकि उसके इस तराने पर वो उसे घूर घूर कर देखने लगी थी और अंकल जी अपनी मुस्कुराहट दबाने लगे थे। जितनी उनकी पत्नी की जुबान चलती थी, उन्हें तो सिर्फ आर्यवीर ही काबू कर सकता था। जो बात उसने कह दी थी, अब तो आंटी जी उसे कुछ कहने से भी रही। उसकी बात पर शर्म से लाल होती आराध्या ने भी उसकी कमर पर चुटकी काट डाली थी। वो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। क्या कोई तुम्हें छेड़ेगा और मैं उसे यूं ही छोड़ दूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो उसके कान में मदहोश करने वाली आवाज में बोला था और उसे नाश्ता करने का इशारा किया। वो दिल ही दिल में खुश होते हुए नाश्ता करने लगी थी कि ये इंसान कितना प्यारा है, जो हर वक्त उसे हंसाए रखता और उसके होठों पर कभी भी उदासी नहीं आने देता था। उसकी शादी आर्यवीर से इमरजेंसी में हुई थी। वो उसके ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब करती थी। उन्हीं दिनों आर्यवीर पर घर वालों की तरफ से शादी का दबाव था। वो अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता कुछ समय पहले ही स्वर्गवास पा चुके थे, जबकि उसके कंधों पर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी थी, जिसे उसने हॉस्टल भेज दिया था और उस हॉस्टल की फीस के लिए वो जॉब करती थी। ऐसे में उसके हालात काफी तंग चल रहे थे, जबकि आर्यवीर जो दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा था, उसके सभी हालातों से वाकिफ था और ये भी कि उसके रिश्तेदारों ने उसे संभालने से मना कर दिया था, जिन्होंने कभी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और हर वक्त बुरी नियत से उसके घर के चक्कर काटते रहते थे। ऐसे में तवारीबी ने एक दिन हिम्मत करके आराध्या से बात कर ही डाली। मिस आराध्या, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने बातों को घुमा फिराने की कोशिश नहीं की, जबकि वो हैरान होकर उसे देखती रह गई थी। मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सर? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। मेरे और आपके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। आपके घर वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो उसे सच्चाई का एहसास कराते हुए बोली। तो वो ना में सिर हिला गया था। मेरे घर वालों को छोड़िए, आप बताइए क्या आप तैयार हैं? मैं आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं यकीनन आपको बहुत प्यार दूंगा, सम्मान दूंगा और वो सब कुछ जिसकी आप उम्मीद करेंगी। बस हाँ कर दीजिए। और फिर उसकी आंखों में अपने लिए वे इंतहा प्यार देखते हुए आराध्या ने और कुछ नहीं सोचा, दिल बड़ा करके उसका साथ स्वीकार कर लिया था। जब वो कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आया तो सभी हैरान रह गए। उसकी माँ की दोस्त उसकी आंटी जी को सबसे ज्यादा झटका लगा था। वो अपनी छोटी बहन को इस घर की बहू बनते देखना चाहती थी। आराध्या को आते देख वो जल भुन गई, क्योंकि ये जगह तो उन्होंने अपनी बहन के लिए सोच रखी थी। वह अपने होठ दबा कर रह गई थी और उन्हें आराध्या का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जबकि अपने मम्मी पापा को वो ये कहकर मना चुका था कि वो आराध्या से प्यार करता है। उसकी आंटी जी ने बहुत विरोध जताया कि इस लड़की का घर बार उन्होंने देख नहीं रखा और ना ही वो उसके बैकग्राउंड से वाकिफ है। मगर वो सारे विरोध खारिज कर चुका था, ये कहकर कि उसे आराध्या से शादी करनी थी, ना कि उसके खानदान से। हर बार जब भी उसका कोई काम खराब होता तो उसकी आंटी जी कमियां निकालने से बाज नहीं आती थी, जबकि वो हर बार आगे बढ़कर उसका साथ दे देता था। अभी वो ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसका हाथ थामकर उसे गेट तक ले आया था और उसकी कलाई खींचने लगा। आप छोड़ भी दीजिए मेरी कलाई, क्या गाड़ी में भी मुझे साथ ही बिठा कर ले जाएंगे? वो उसकी तरफ देखते हुए प्यार भरे लहजे में बोली थी। तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। हाँ, दिल तो यही चाहता है कि हर वक्त तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें सोचता रहूं, तुम्हारे इन होठों की हंसी को अपने होठों से चूमूं और इन आंखों के प्यार को अपनी आंखों में समेट लूं। वो उसकी तरफ देखते हुए उसके करीब आते हुए बोला था, जब वो दो दो कदम पीछे हटने लगी। आप और आपकी आशिकाना बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जाइए यहाँ से, आपको देर हो रही है। आपको तो समय का पता ही नहीं चलता, बस रोमांस झाड़ते रहते हैं। वो उसे थोड़ा पीछे धकेलते हुए बोली थी।
आर्यवीर उससे दूर होकर रह गया था। देख लो आराध्या, अगर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और अगर दूर चला गया ना तो पछताओगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो आराध्या भी गुस्से से उसे घूरने लगी थी। जाएंगे कहाँ? वो हाथ नचाते हुए बोली। जाना कहाँ है, बस काव्या के पास चला जाऊंगा। वो अपनी नई सेक्रेटरी का नाम लेते हुए बोला, जबकि काव्या का नाम सुनते ही आराध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हाँ हाँ जाइए, अब तो आपने नई सेक्रेटरी रख ली है, उसे दूसरी पत्नी बनाना चाहते होंगे ना, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। वो सीने पर हाथ बांधते हुए अपना मुंह मोड़कर नाराजगी से बोली। उसके दिल में जलन का एहसास जागा था। वो काव्या की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, जो उसके अंडर काम करती थी, और अब जब से उसने ऑफिस छोड़कर आर्यवीर की पत्नी का दर्जा संभाला था, तब से काव्या को उसकी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब तब से ही वो आर्यवीर की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी, जो कि आराध्या को एक आंख नहीं भाता था। वो बहुत बार कह चुकी थी कि काव्या को काम से हटा दे, मगर वो भी मजबूर था, क्योंकि उसके सारे काम या तो उसे मालूम थे या फिर काव्या को, इसलिए वो भी काव्या को निकाल नहीं सकता था। एक तो वो दिल का बहुत नर्म था। उसे लगता था कि वो अगर उसे नौकरी से निकाल देगा तो वो काव्या बेरोजगार हो जाएगी और इतनी आसानी से उसे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, और अपनी पत्नी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। मगर जब जब उसकी पत्नी उसे खुद से दूर करती तो वो काव्या के नाम से उसे जलाने से बाज भी नहीं आता था। मगर वो ये नहीं जानता था कि बार बार काव्या का नाम लेना उसकी जिंदगी का रुख कैसे मोड़ देगा। अरे यार, तुम तो नाराज हो गई। अब अपनी धर्म पत्नी को नाराज करके तो नहीं जा सकता ना यहाँ से। वो पीछे से उसके गालों पर चुटकी काटते हुए बोला, तो वो उसे कोहनी मार कर रह गई थी। आप जाइए, मैं नहीं बात करती आपसे। वो नाक से कोड़ते हुए अंदर जा चुकी थी, जबकि आर्यवीर हंसते हुए ऑफिस चला गया था। जैसे ही आज शाम को वो घर के लिए वापस निकलने लगा तो काव्या को सड़क पर खड़े देख उसने गाड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या हुआ मिस काव्या, सब ठीक है ना? आप इधर क्यों खड़ी हैं अकेली? क्या आपको कोई टैक्सी नहीं मिल रही? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो वो मुंह लटकाकर बोली, क्या करूं सर, मैं कब से इंतजार कर रही हूं कि कोई ऑटो या कैब मिल जाए, मगर कुछ मिल ही नहीं रहा। वो मासूमियत से नाटक करते हुए बोली थी। असल में वो बहुत चालाक और शातिर औरत थी, जिसे मर्दों को काबू करना अच्छे से आता था। उसकी नजरें काफी समय से आर्यवीर पर थी, मगर आराध्या उसे ले उड़ी थी। ये बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो आर्यवीर की नजरों में अच्छी बनकर रहती थी और कोई भी नंबर बनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उसकी नजरों में वो बहुत ही सीधी सादी और मासूम लड़की थी, मगर हकीकत ये थी कि वो ऐसी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, तो वो तुरंत खुश होती हुई आगे का दरवाजा खोल कर बैठ गई थी। वो उसे ये भी नहीं कह सका कि आगे बैठने की इजाजत वो किसी और को नहीं देता, मगर रात का वक्त देखकर उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर क्या था, जैसे ही वो मोड़ने पर लगा, एक ट्रक ड्राइवर अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए आया और उसकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए चला गया था, जिसके नतीजे में उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ। ज्यादा चोटें आर्यवीर को ही आई थीं, जबकि काव्या को तो बस एक खरोच ही आई, सिर और हाथ में, जिससे उसका थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। दूसरी तरफ आर्यवीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी हालत देखकर काव्या के भी हाथ पैर फूल गए थे। सर, सर आप ठीक है ना? सर उठिए। उसने कुछ लोगों को बुलाया जो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसे फौरन एडमिट कर लिया था, जबकि आर्यवीर का फोन उसने तुरंत निकाल कर रख लिया था और स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि वो बार बार आराध्या का फोन आते देख चुकी थी। उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में फोन को देखा और उसे बंद करके अपने बैग में डाल दिया। उसके इलाज के पैसे वो उसी के एटीएम कार्ड से कटवा चुकी थी, जबकि अब वो डॉक्टरों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसने उसके घर में किसी को भी खबर नहीं दी थी कि आर्यवीर उसके साथ है। हाँ, मगर अपने फोन से उसने एक मैसेज आराध्या को जरूर कर दिया था कि वो इस वक्त आर्यवीर के साथ है, जिससे दूसरी तरफ आराध्या परेशानी में चक्कर काटने लगी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या काव्या झूठ बोल रही है या सच बोल रही है,
क्योंकि वो आर्यवीर पर पूरी तरह भरोसा करती थी। मगर आर्यवीर अब भी घर पर नहीं आ रहा था और रात होने को आई थी। दूसरी तरफ जब डॉक्टर्स बाहर आए तो उनकी खबर काव्या पर कयामत बनकर गिरी थी। उनके सिर पर बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। हमें लग रहा है कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉस हुआ है। आप इनकी क्या लगती हैं? डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो गला साफ करते हुए बोली, मैं उनकी मंगेतर हूँ। उस झूठ को बोलते हुए जरा भी उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाई थी। जिसके बाद डॉक्टर ने उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। अंदर जाकर देखा तो वो अभी तक बेहोशी में था। उसे देखकर काव्या के होठों पर सातराना मुस्कुराहट आई और दिमाग तेजी से शैतानी जाल बुनने लगा था। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, वो दिल ही दिल में खुद से वादा करते हुए बोली और एक नंबर पर कॉल करके उसने कुछ तस्वीरें सेट कर दी थी। मुझे इन तस्वीरों को अभी एडिट करके भेजो, समझ आया? 15 मिनट के अंदर उसे वो तस्वीरें मिल गईं जो उसने एडिट करवाने के लिए भेजी थी, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कुराहट झलकी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है आराध्या, वो खुद से ही बड़बड़ाती हुई बोली। जब अगले ही पल आर्यवीर को होश आने लगा था और उसे कसमसाकर उठते देखकर वो उसके करीब झुकी। आर्यवीर, आप ठीक तो है ना? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली तो वो अपना दर्द से फटता सिर थामते हुए उठ बैठा था। तुम कौन हो? वो उसकी तरफ देखते हुए लाल आंखों से बोला और उसका हाथ झटक दिया। अरे आर्यवीर, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली थी तो वो एक बार फिर अपना दर्द से भरा सिर थाम गया था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ हूँ मैं? वो हॉस्पिटल की दीवारों को देखते हुए चिल्लाया तो वो उसका हाथ सिर दबाने लगी। आर्यवीर, प्लीज लेट जाओ, तुम्हें कुछ याद नहीं है? हमारा एक्सीडेंट हुआ था, देखो मुझे भी चोटें आई हैं, हम एक साथ थे, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली। तो उसे धीरे धीरे काव्या की बातों पर भरोसा होने लगा। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी मंगेतर हो? उसकी छठी इंद्रियां उसे इशारा कर रही थी। तभी वो शक भरे लहजे में बोला तो काव्या अपने फोन से तस्वीरें निकालकर उसे दिखाने लगी। ये देखो आर्यवीर, हमारी सगाई की तस्वीरें। वो उसे फोटो दिखाते हुए बोली और अपने कुछ ऐसे निजी पलों की तस्वीरें भी दिखाई जिन्हें देखकर वो इनकार नहीं कर पाया और नजरें चुरा गया। लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं, मेरे घर वाले? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो नकली आंसू बहाने लगी। आखिर मैं कैसे बुला लेती तुम्हारे घर वालों को आर्यवीर, जो मुझे स्वीकार ही नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी थी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक ऑफिस के कर्मचारी से करवा दी जिसकी तुम पर बुरी नजर थी। उसके बहुत दबाव डालने की वजह से ही तुमने उसके साथ शादी कर ली। ना ही उसे तुमने दिल से अपनाया और ना ही मैंने, क्योंकि वो हमारे बीच आ गई थी। और अब भी तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि तुम उसी लड़की के साथ रहो, इसलिए वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और तुमने इस वजह से उन्हें सब कुछ नहीं बताया हमारे बारे में। वो आंसू बहाते हुए बोली, मगर मैं क्या करूं, मेरा तो तुमसे रिश्ता जुड़ चुका है, अब कोई मुझे नहीं अपनाएगा। वो उसकी तरफ देखते हुए रोती हुई आंखों से बोल रही थी, जबकि आर्यवीर को दिल ही दिल में खुद पर पछतावा होने लगा और यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है। मगर ये सोच सोच कर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आराध्या नाम की लड़की इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ ही लिया है तो मैं रिश्ता तोड़ने पर विश्वास नहीं रखता। वो उसकी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में बोला तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अपनी पहली कामयाबी पर एक पूरी रात और एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद अगले दिन शाम को वो काव्या के साथ घर में दाखिल हुआ, जबकि सभी परेशानी से उसकी तरफ लपके थे। आर्यवीर, तुम ठीक तो हो ना? उसके मम्मी पापा फौरन उसे थामते हुए पूछने लगे तो वो हाँ में सिर हिला गया। आर्यवीर, आप कहाँ थे? आपको पता है ना, आपको मैंने कितनी कॉलें की, इतनी परेशान हो गई थी मैं आपके लिए। मैं रात को सो भी नहीं पाई और ना ही खाना खाया। कहाँ थे आप? और आपको ये इतनी चोटें कैसे आईं? आप बता क्यों नहीं रहे? वो उसे झंझोड़ते हुए सिसक कर बोली तो उसने अगले ही पल उसका हाथ नफरत से झटक दिया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यही वो लड़की है जिसका काव्या ने जिक्र किया था।
जबकि वो अपना हाथ यूं झटक जाने पर जमीन पर गिर गई थी। आर्यवीर की बहन ने उसे फौरन उठाया। भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं भाभी को? अनविका ने बीच में आते हुए कहा। क्योंकि इसी लायक है ये, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप शायद भूल रहे हैं भाई, आपकी पत्नी है ये। वो आर्यवीर को एहसास दिलाते हुए बोली तो वो हाँ में सिर हिला गया। लेकिन अब नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी शादी इससे पसंद की नहीं हुई, ना ही मैं इसे चाहता हूँ। वो अगले ही पल सब पर धमाका करते हुए बोला। आखिर इस लड़के को हो क्या गया है? एक तरफ आराध्या से प्यार के दावे करते नहीं थकता था सुबह से शाम, और आज बोल रहा है कि वो उस लड़के से प्यार ही नहीं करता। आखिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना आर्यवीर? क्या बोल रहे हो तुम? अपनी ही मर्जी से शादी की थी तुमने आराध्या से, उसे खुद इस घर में लाए थे, दिन रात तुम उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, और अब तुम ही बोल रहे हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं। आखिर क्या दिमाग चला गया है तुम्हारा? उसके पापा ने आगे बढ़ते हुए उसके दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, तो वो सिर झुकाकर रह गया था। हाँ, मैं पागल हो गया था, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मगर अब सब कुछ पता चल गया है। खैर काव्या, मुझे कमरे में लेकर चलो। वो सबको रूखे लहजे में देखता हुआ काव्या से बोला तो काव्या आराध्या पर एक तंज भरी नजर डालकर उसका हाथ थामकर उसे कमरे में ले जा चुकी थी, जबकि सारे लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे थे। बेटा, तुम चिंता मत करो, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, इसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। उसकी सास ने आगे बढ़ते हुए उसे सीने से लगाते हुए कहा था, तो वो बुरी तरह रो पड़ी थी। ये क्या हो गया मम्मी जी? आर्यवीर ऐसे तो नहीं थे, वो तो मुझसे कितना प्यार करते थे। वो उसकी तरफ देखते हुए सिसकते हुए बोली। तो उन्होंने उसके आंसू पोंछे। उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो आर्यवीर के लिए किचन में सूप बनाने चली गई थी। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ हल्का सा खाना बनाना चाहती थी। तभी काव्या रौब जमाते हुए अंदर आई। तुम यहाँ क्या कर रही? हटो यहाँ से, मुझे आर्यवीर के लिए कुछ बनाना है। वो उसे धक्का देते हुए बोली तो वो भी उसका हाथ झटक गई थी। तमीज से बात करो काव्या, अगर मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ तो वो सिर्फ आर्यवीर की वजह से, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देती। समझ गई तुम? वो उसकी तरफ देखते हुए आखिरकार भड़क पड़ी थी। आराध्या कैसे बर्दाश्त कर लेती कि वो जिस लड़की की बेहद नफरत करती थी, आर्यवीर उसी को उसकी सौतन बनाने के लिए घर ले आया था। वो अब उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं था, और वो काव्या, जिसे वो बार बार आर्यवीर से नौकरी से निकाल देने को कहती थी, आज वो उसी लड़की को लेकर आया उसके घर में उसके साथ रहने के लिए। वो भी सब कैसे बर्दाश्त कर लेती? उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, आंखें लाल हो रही थी, मगर वो आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोक रही थी। कम से कम वो आराध्या के सामने रो रो कर अपना दर्जा कम नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तो बहुत घमंड आ गया है तुम्हें यहाँ इस बड़े घर में रहते रहते, मगर ये बात मत भूलो मेरी प्यारी, अब बहुत जल्द ये जगह मेरी होगी, आर्यवीर मेरा होगा, और उस पर हक सिर्फ मेरा होगा, और ये दौलत, ये शोहरत सब कुछ मेरे पास होगा, और तुम सिर्फ इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रखी जाओगी, और ज़्यादा कुछ नहीं। वो उसकी तरफ देखते हुए चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली तो आराध्या अपने दांत भींच कर रह गई थी। अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो मेरे बात बनाना, आराध्या उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोली, और आगे बढ़कर सूप जो बनाकर तैयार हो चुका था उसे बाउल में डालकर आर्यवीर के कमरे की तरफ ले गई, जबकि काव्या अपने पैर पटक कर रह गई थी। उसे कुछ तो बनाना भी नहीं आता था। तभी उसने मौके का फायदा उठाकर पास खड़ी नौकरानी से फ्रेश जूस और एक दो चीजें बनाने के लिए कह दिया, ताकि वो आर्यवीर को जाकर दे सके और अपने नंबर बना सके कि ये चीजें उसी ने बनाई हैं। जैसे ही वो गहरी सांस लेकर कमरे में दाखिल हुई तो आर्यवीर की तीखी नजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। तुम किससे पूछ कर आ रही हो मेरे कमरे में? वो आराध्या की तरफ देखते हुए गुस्से भरी निगाहों से बोला। तो आराध्या अपना घूंट पीकर रह गई थी। आज तक तो ये कमरा उसका भी था, मगर अब कमरे और उसके दिल में रहने वाला शख्स उसी से सवाल कर रहा था कि वो उस कमरे में क्या कर रही हो। वो अपने होठ दबा कर रह गई। आंसू पलकों की बंदिश तोड़कर बाहर आना चाहते थे। तभी वो उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ आई और उसकी गोद में सूप का बॉल रख दिया।
फिर पहला चम्मच भर कर उसके मुंह के करीब ले गई तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं आ रही? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैडम, तुम मुझे जवाब देने की बजाय अपनी मर्जी थोपे जा रही हो। उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए वो गुस्से भरी नजरों से बोला और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी कलाई पर लाल निशान पड़ने लगे थे। आंसू पलकों की बंदिश तोड़कर अब चेहरे पर बह निकले थे। बहुत सब्र कर लिया उसने। वो अब सिसक सिसक कर रोने लगी थी, जबकि आर्यवीर को उसका ये रोना धोना भी सिर्फ एक नाटक लग रहा था। मगर जाने क्यों दिल में एक अजीब सी तकलीफ भी हो रही थी, जैसे उन आंखों को वो कभी रोते हुए देखना ही नहीं चाहता हो। अब ये नकली आंसू बहाना बंद करो मेरे सामने। क्या तुम्हें लगता है कि इन आंसुओं में मैं पिघल जाऊंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी तरफ देखते हुए वो डांटने वाले लहजे में बोला तो वो जख्मी निगाहें उसकी आंखों में डालकर रह गई थी और कुछ पल के लिए वो हैरान होकर रह गया। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। मेरे लिए आपका ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे लड़ना भी नहीं चाहती। आप ये सूप पी लीजिए तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो एक बोहें उठाकर उसकी तरफ देखकर रह गया था कि वो उसी के कमरे में बैठकर उसी पर हुक्म चला रही थी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये सूप पीऊंगा? अभी वो बोल ही रही थी कि अगले ही पल वो चम्मच उसके मुंह में डाल चुकी थी। आरिवीर आंखें फाड़े हैरानी से उसकी हिम्मत को देखने लगा, जो उसके मना करने के बावजूद भी उस पर हक जमा रही थी। मैंने कहा ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कमरे से चली जाऊं तो ये सूप चुपचाप पी लीजिए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो नजरें उसके चेहरे पर टिकाए हुए बोली और एक के बाद एक चम्मच उसे पिलाने लगी। वो जो उसका सूप गिरा देना चाहता था, अपना हाथ रोक कर रह गया। एक तो वो उसे सूप पिलाने में जबरदस्ती किए जा रही थी और दूसरा सूप बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाया। हॉस्पिटल की कड़वी दवाइयां खाकर उसके मुंह का स्वाद वैसे भी बिगड़ चुका था और काव्या पता नहीं कहाँ रह गई थी, जो उसके लिए कुछ लेने गई थी। इसलिए भूख से बेहाल होते हुए आखिरकार उसने आराध्या का पूरा सूप का प्याला चट कर दिया था। ये देखकर आराध्या को बहुत खुशी हुई, मगर वो अपनी खुशी को होठों पर नहीं लाई, क्योंकि जानती थी कि अगर वो जरा सा भी मुस्कुराई तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। आराम से उसने सूप का बाउल अपने हाथों में लिया। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम्हारा बनाया हो सूप तो मैंने पी लिया, पर शुक्रिया की उम्मीद मत करना और जितनी जल्दी हो सके मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मगर वो उसे देखते ही रह गई थी। आप जानते हैं ना कि आप भी अकेले यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। आपको किसी के सहारे की जरूरत है। वो उस पर गहरी नजर डालते हुए बोली, जबकि आरीवीर उसकी बात का मतलब समझकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यकीनन वो उसे बाथरूम जाने के बारे में बोल रही थी, क्योंकि अब भी वो काव्या के सहारे से ही बहुत मुश्किल से ऊपर कमरे में आया था और उसके शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थी। हाँ तो काव्या है ना? वो आराध्या की तरफ देखते हुए हक जताते हुए बोला। तो आराध्या नामे सिर हिला गई। आखिर आप एक ही कमरे में अकेले उसके साथ किस रिश्ते से रुकेंगे? क्या आप बता सकते हैं? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो आरिवीर अपने होठ भींच कर रह गया, क्योंकि बात तो ठीक ही थी। चाहे वो काव्या को जुबान दे चुका हो, मगर कभी भी शादी से पहले एक कमरे में उसके साथ नहीं रह सकता था। ये उसके संस्कारों के खिलाफ था। पता नहीं उस रात कैसे उसके करीब जाकर उससे वो भूल हो गई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात मैं यहीं रुकूं। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसे साफ जवाब देते हुए उसके मुंह पर ताला लगा गई थी, जबकि आर्यवीर हैरान निगाहों से उसे देखने लगा कि आखिर उस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। काव्या जैसे ही सूप लेकर अंदर आई तो सूप का खाली बाउल देखकर हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि आर्यवीर ने उसका सूप चखा भी नहीं होगा, बल्कि उसे कमरे से बाहर निकाल दिया होगा। मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। आर्यवीर, ये देखिए, आपके लिए सूप और जूस लाई हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए पास बैठते हुए बोली, और जैसे ही उसने एक चम्मच आर्यवीर के मुंह में डाला, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये सूप पी चुका हूँ। वो आराध्या के बनाए हुए सूप की तरफ इशारा करते हुए बोला।
जिस पर काव्या जल भून कर रह गई। तो फिर जूस ही पी लो। वो उसके मुंह के आगे ऑरेंज जूस का गिलास बढ़ाते हुए बोली। तो आराध्या के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आर्यवीर को ऑरेंज जूस पसंद नहीं, उन्हें मैंगो जूस पसंद है? वो उसे पीछे से जानकारी बढ़ाते हुए बोली। तो आर्यवीर दो पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि वो जो बात उसे खुद बोलने वाला था आराध्या ने उसके मुंह से छीन ली थी। आखिर ये लड़की कैसे जानती थी कि उसे मैंगो जूस पसंद है, और जो लड़की उससे प्यार का दावा करती थी उसे ये भी नहीं मालूम कि वो ऑरेंज जूस नहीं पीता, बल्कि उसे ऑरेंज जूस से एलर्जी है। वो पूरी तरह चिढ़ गई थी, क्योंकि जाने अनजाने में उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो नजरें चुराते हुए आर्यवीर से बोली, ओहो, आजकल दिमाग पर इतनी बातें सवार हैं कि मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हें इस जूस से एलर्जी है। वो आंखों में नकली आंसू भरते हुए बोली। तो आर्यवीर नामे सिर हिलाकर रह गया। रोने की कोई बात नहीं है काव्या, तुम्हें भी काफी चोटें आई हैं, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, वो उसे जाने के लिए कहते हुए बोला। तो वो तेजी से नामे सिर हिला गई। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ आर्यवीर, जब तुमसे चला भी नहीं जा रहा? तुम्हें किसी की जरूरत होगी ना, तो मैं तुम्हारे पास इसी कमरे में रुक जाती हूँ, वो चापलूसी भरे अंदाज में बोली। तो आराध्या ने सीने पर अपने हाथ बांध लिए। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने पति के कमरे में रहने दूंगी? पीछे से आराध्या की तेज आवाज सुनकर वो जल भूनकर झटके से खड़ी हो गई और सीधे उसके सामने आ गई। हाँ, मैं यहीं रहूंगी, कौन निकालेगा मुझे? काव्या उसकी तरफ देखते हुए तंज भरे लहजे में बोली। तो अगले ही पल आराध्या ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा। तो काव्या उसका मुंह देखती रह गई थी। आराध्या उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई और धक्का देते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर हैरान होकर उसे देखती रही। जब उसके मुंह पर दरवाजा बंद हुआ तब जाकर उसे होश आया और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। ये क्या बदतमीजी है, आज मैं सोऊंगी आर्यवीर के साथ, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर आराध्या ने तो जैसे कानों में रुई ही डाली थी, उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। जबकि आर्यवीर उसका ये दबंग अंदाज बड़े ही हैरान होकर देख रहा था। आराध्या का ये रूप देखकर उसे हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो उस लड़की से बिल्कुल अलग थी जिस तरह का काव्या ने उसे बताया था। लेकिन वो जाने अनजाने में ये बात नोट नहीं कर पाया कि काव्या को कमरे से बाहर निकाल देने पर आराध्या ने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा। ना ही उसकी तरफदारी में उसने कुछ बोला था, बल्कि वो चुपचाप ये सब देखता रह गया। अभी भी वो गहरी सांस लेकर मुड़ी और बाथरूम में जा चुकी थी अपना नाइट ड्रेस बदलने के लिए। कुछ सोचते हुए उसने सफेद रंग की बिना आस्तीन की नाइटी पहनी, जिसकी लंबाई उसके घुटनों तक थी। उसने जैसे ही वो नाइटी पहनकर शीशे में खुद को देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ये आर्यवीर ही उसके लिए लेकर आया था, मगर आज तक उसने इसे पहनने की हिम्मत नहीं की थी। जैसे ही वो नाइटी पहनकर बाहर आई तो आर्यवीर फटी आंखों से उसकी खूबसूरती को निहारने लगा था। उसका दिलकश रूप काफी हद तक जानलेवा लग रहा था, जिससे आर्यवीर का गला सूखने लगा था। और शायद उसकी तबीयत खराब ना होती तो शायद वो उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसे देखकर अगले ही पल वो अपने जज्बात बेकाबू होते हुए महसूस कर रहा था और होठ भींच कर रह गया था। उसे लगा कि जरूर ये उसकी कोई चाल है उसे अपनी तरफ खींचने की। अब वो समझ रहा था कि काव्या उसे क्या कहना चाहती थी। जैसे ही वो उसके करीब आने लगी तो उसे लगा वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वो उसके करीब आई और बेड से एक घुटना लगाते हुए आगे की तरफ झुकी, उसकी खूबसूरती देखकर वो थूक निकल रहा था। वो जो उस पर गुस्सा होने और चिल्लाने का इरादा रखता था, वो अपनी बात तक भूल गया था। उसका दिल किया कि उसे छूकर देखे, और उसके होठों को देखता ही रह गया था। आर्यवीर का दिल किया कि आराध्या को अपनी बाहों में भर ले, मगर आर्यवीर का घमंड बीच में आड़े आ रहा था। तुम यहाँ नहीं सो सकती। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मेरे करीब आने की इजाजत है? तुम्हारे ये अच्छे हथकंडे मुझे पर नहीं चलेंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए अपने दांत भींचते हुए बोला। तो आराध्या अजनबी निगाहों से उसे देखने लगी। अब इतना सीधा बनने की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ रात बिताना चाहती हो ना, ताकि मैं काव्या को घर से बाहर निकाल दूं?
आर्यवीर उसकी तरफ देखते हुए तिरछी निगाहों से चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट सजाकर बोला। तो आराध्या ना में सिर हिलाते हुए अपना सिर थाम गई थी। आप और आपकी गलतफहमियां। आपको क्यों लगा कि मैं आपके करीब आकर आपको रिझाना चाहती हूँ? आप में है ही क्या? आप इतने भी कोई हैंडसम नहीं है। मैं ही थी जो आपके प्यार की वजह से आपसे प्यार कर बैठी थी। मैंने कभी आपका चेहरा देखकर आपसे प्यार नहीं किया था, ना आपकी खूबसूरती से, समझे आप। आप हटिए मेरे रास्ते से। वो उसे टका सा जवाब देते हुए उसके पास से तकिए को खींच गई थी जिस पर उसने कोहनी टिकाई हुई थी। उसके इस तरह तकिया खींचने पर वो थोड़ा सा करहा उठा था तो वो अपने होठ भींच कर रह गई। ये तकिया चाहिए था मुझे। मरी नहीं जा रही हूं मैं आपके साथ आने के लिए, वो नाक सिकोड़ते हुए बोली और अपना तकिया उठाकर सोफे पर रख दिया था। फिर सोफे पर जाकर लेट गई। जबकि वो आंखें बड़ी किए उसका ये अंदाज देखने लगा। वो तो सोच रहा था कि वो उसके साथ ही सोएगी और उसके करीब आने की कोशिश करेगी, मगर उसने उसकी गलतफहमियों पर पानी फेर दिया था। वो अजनबी निगाहों से उसे देखता रहा जो अब सोफे पर लेटी थी। नाइटी छोटी होने की वजह से उसकी खूबसूरत पैर उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। एक वो लड़की थी जो कुछ न करके भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी और इसी बात पर उसे उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया था। कुछ ही देर में वो सो भी गई थी और वो उसका मुंह देखता रह गया। आखिर ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही है? वो अपने बाल नोचते हुए खुद से ही बड़बड़ाया। आखिर क्यों मैं इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ? क्यों मुझे ये लड़की अपनी बाहों में चाहिए? वो दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा होते हुए बोला था। जब सोने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने आंखें बंद करना चाही, मगर 2 मिनट बाद उसकी आंखें दोबारा खुल चुकी थीं और उसके गोरे पैरों पर नजरें जाकर ठहर गई थीं। उसका गहरा गला उसे अपनी तरफ और खींच रहा था। उसका दिल किया कि उठकर उसके करीब जाए, उसे छूकर देखे कि वो किस तरह की मोम की गुड़िया थी। मगर 4 घंटे उसकी इसी कशमकश में गुजर चुके थे। अब वो रात के 2 बज चुके थे और उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। अब तो उसे बाथरूम जाने की भी शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी। ऐसे में वो क्या करता? वो खुद ही उठने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो उस सोई हुई लड़की को जगाना नहीं चाहता था और ना ही उसका एहसान लेना चाहता था। मगर हाय रे ये तबीयत! उससे तो लड़खड़ा कर भी नहीं उठा जा रहा था और उठने की नाकाम कोशिश करते हुए वो अगले ही पल मुंह के बल नीचे गिर पड़ा था। जब उसके कराहने की आवाज़ गूंजी तो आराध्या झटके से उठी। क्या हुआ? वो फौरन तेजी से भागकर उसके पास आई। आराध्या की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे जो साफ और नींद की खुमारी जाहिर कर रहे थे। क्या हुआ आपको? कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा? पैर में चोट तो नहीं लगी? वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कभी उसका हाथ तो कभी उसके घुटने देखने लगी। ऐसा करते हुए वो किसी दीवानी सी लग रही थी जो किसी के प्यार में पूरी तरह डूबी हो। फिर आखिर कैसे वो एक मतलबी और दौलत की भूखी औरत हो सकती थी? उस पर दबाव बनाती वो 2 पल के लिए कुछ सोच में पड़ गया। अगर आपको बाथरूम जाना ही था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? वो उसकी तरफ देखते हुए तेज निगाहों से घूरते हुए बोली। तो वो एक बौंह उठाकर रह गया था। लड़की होश में आओ, आखिर तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? वो उसकी तरफ देखते हुए तीखे लहजे में बोला। तो आराध्या वो अपनी जुबान पर लगाम दे गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे घर से ही निकाल दे। इसलिए वो चुप हो गई और चुपचाप उसे खड़ा करने के लिए सहारा देने लगी। जब अगले ही पल उसने उसकी कमर पर हाथ रख दिया तो आराध्या के पूरे वजूद में करंट दौड़ गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये पल उन दोनों को इतना करीब ले आएगा और उसकी कमर पर हाथ रखते ही आर्यवीर को उसके मख वाली वजूद का एहसास हुआ। जज्बात तो बहुत तेज और बेकाबू होने लगे थे, जबकि एक हाथ आराध्या ने उसकी कमर पर रखा और उसे सहारा देकर चलाने लगी। फिर जब वो एक बार फिर लड़खड़ाने लगा तो आराध्या ने उसे संभाला और बाथरूम ले गई। अंदर ले जाते ही अब उसके बैठने की भी समस्या थी। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, आप अपना काम करिए, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो आर्यवीर आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। तुम उस तरफ मुँह करो शराफत से, वो उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से बोला। तो आराध्या झेप कर रह गई थी, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो।
मैंने सब कुछ देख रखा है, वो मुंह बनाकर बोली और साथ ही दूसरी तरफ मुंह कर लिया था, जबकि वो लाल चेहरे के साथ अपना काम करने लगा था। जब वो फारिग हुआ तो वो गला साफ करते हुए उसे अपनी तरफ ध्यान देने का इशारा कर गया था। उसके गला साफ करने पर उसने फौरन झटके से उसे देखा और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो दोनों कमरे की तरफ आने लगे तो वो डिसबैलेंस हुआ और उसे साथ लेकर गिर पड़ा। आर्यवीर को बचाने के चक्कर में आराध्या नीचे हो गई, जबकि उसका भारी भरकम शरीर आराध्या के ऊपर गिरा। उस वक्त आराध्या का वजूद उसके सीने के नीचे दबा हुआ था, जबकि उसके होठ आराध्या के होठों से टकरा रहे थे। उसे न जाने क्या हुआ कि वो अगले ही पल उसका चेहरा अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए दीवानों की तरह उसकी सांसें पीने लगा था। कभी उसकी जुबान का टकराव इतना लंबा हुआ कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। जब आराध्या की सांसें अटकने लगी तो उसने आर्यवीर को जोर से झकझोर कर रख दिया था। उसके झकझोरने पर आर्यवीर को होश आया था। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली। तो वो उसकी गर्दन पर हल्के से दांत गड़ा गया था। क्यों? पत्नी हो तुम मेरी, और बहुत दबाव भी तो बनाया था तुमने मुझ पर कि मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना चाहता हूँ, तो अब मैं वही कर रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो उसके वजूद को अपनी बाहों में भींचते हुए बोला। तो आराध्या सिसक उठी। आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, वो उसे चेतावनी देने वाले लहजे में बोली, मगर उसके हाथ आगे से और ज्यादा बेबाक हो गए थे। आराध्या उसे लाल चेहरे के साथ उसे हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तबीयत आपकी इतनी खराब है और पहलवानों वाली हरकतें जा नहीं रही, वो तीखे लहजे में बोली, जबकि अगले ही पल उसने दोबारा उसके होठों को अपने दांतों से दबा लिया था और उन पर अपनी शिद्दतें छोड़ने लगा था। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। आखिरकार आधे घंटे तक अपने जज्बात उस पर लुटाने के बाद वो उससे अलग हुआ, जबकि वो उसे घूर घूर कर देख रही थी। क्या ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपना हक ही तो लिया है। वो उसकी तरफ देखते हुए गर्दन अकड़ा कर बोला। तो आराध्या तीखी निगाहों से उसे देखने लगी। वो भी जमीन पर लेटे लेटे उसे सच का एहसास कराना नहीं भूली थी, जिससे वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उठने की नाकाम कोशिश करने लगा। तब आराध्या ने उस भारी भरकम शरीर को संभाला और बेड पर लिटा दिया। अगले ही पल वो उसे बेड पर खींच चुका था। अब इतना सब कुछ हो ही गया है, इसलिए बेड पर ही सो जाओ, वो उसकी तरफ देखते हुए हुक्म भरे लहजे में बोला। तो वो न चाहते हुए भी वहां से उठने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो उसे बता नहीं पाया कि उसकी नज़दीकियों के इन पलों में उसकी धुंधली यादें वापस आने लगी थी। ऐसे कई रोमांटिक पल उसकी आंखों के सामने घूम गए थे, इसलिए वो उसे बेरुखी नहीं कर पा रहा था। अब तो उसे शक होने लगा था कि काव्या सच्ची है या झूठी। वो उसे अपनी बाहों में लिए कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह हुई दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा, जबकि वो अच्छी तरह जान गई थी कि इस तरह बदतमीजी से दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत किसकी होगी। वो उठी और सामने वाले को जलाने के लिए उसने दरवाज़ा ठीक से उसके सामने खोल दिया, जबकि काव्या उसे नाइटी में देखकर और उसकी गर्दन पर और कंधों पर नज़दीकियों के गहरे निशान देखकर गुस्से से जल भुन गई थी। तुम इस नाइटी में यहाँ क्या कर रही हो लड़की? क्या तुम मेरे आर्यवीर को अपनी तरफ लुभाना चाहती हो? वो आगे आते हुए उसकी गर्दन दबोचते हुए बोली। तो अगले ही पल आराध्या ने खींचकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था। काव्या, ये तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। मैं भला अपने ही पति को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश क्यों करूं, जबकि वो खुद मुझसे प्यार करते हैं। वो उसे सच का एहसास कराते हुए बोली और उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद हो गई थी, जबकि काव्या आंखों में आंसू लिए आर्यवीर को देखने लगी। आर्यवीर, ये तुमने क्या किया? तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, तो फिर इस लड़की के करीब क्यों जा रहे हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो आर्यवीर अपनी गर्दन खुजा कर रह गया। यार, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी और मैं तो फिर इंसान ठहरा, बहक गया, वो कंधे उचकाते हुए बोला। तो वो अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई। चलो, तुम्हें अब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो वादा किया है वो पूरा करूंगा मैं, वो उसे दिलासा देते हुए बोला। तो काव्या होठ भींच कर रह गई।
चलो मैं तुम्हारे तैयार होने में मदद करती हूँ। काव्या उसकी मनपसंद पैट शर्ट निकाल कर लाई। शर्ट तो वो उसके करीब लाकर उसे पहना कर चुकी थी, मगर जैसे ही उसके हाथ आर्यवीर की पैंट की तरफ बढ़े तो वो उसके हाथों पर अपना हाथ रख गया। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो गहरे लहजे में अंदर तक उतरते हुई नज़रों के साथ बोला। तो काव्या हिचकिचा कर रह गई और तुरंत उससे दूर हो गई। अच्छा ठीक है, तुम अपनी पैंट पहन लो, फिर मैं आ जाऊंगी तुम्हें नीचे लेकर जाने के लिए। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई तो वो पैंट पहनकर तैयार हो चुका था, और जैसे ही वो दोनों नीचे आए, आराध्या पहले ही नीचे मौजूद थी। उनके नीचे आते ही काव्या आर्यवीर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। जब आराध्या ने ये मंजर देखा तो वो अपनी सास के साथ बैठ गई। अरे बेटा, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? आर्यवीर और काव्या को जी भर कर खाते देख अपनी बहू को खाली प्लेट के साथ बैठा देखकर उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी वो उसकी प्लेट में खाना डालते हुए बोली, जी मम्मी जी, मैं खाती हूँ। वो छोटे छोटे निवाले लेने लगी। फिर देखते ही देखते काव्या का यहाँ रहना बढ़ता चला गया था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, यहाँ तक कि 3 हफ्ते गुजर गए थे। काव्या आर्यवीर के और करीब होती जा रही थी, और ये बात आराध्या को अंदर ही अंदर खत्म करती जा रही थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने आर्यवीर को सच में चाहा था, जबकि उसके घर वाले काव्या के बेवजह दखल देने से भी बहुत परेशान थे। न सिर्फ वो आर्यवीर की जिंदगी में आ रही थी, बल्कि इस घर के फैसलों में भी दखल देने लगी थी। ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, खाना ये बनना चाहिए, उसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। वो इस तरह तरह की बातें करने लगी थी। काव्या, जो उन्हें एक आंख नहीं भाती थी, उसके घर वाले आर्यवीर को समझा चुके थे, मगर आर्यवीर जैसे अपनी जिद का पक्का था। उसकी बाहरी चोटें तो ठीक हो चुकी थी, मगर उसके चलने की हालत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे अभी भी चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत थी, और वो सहारा आराध्या थी। मगर आज उसकी सास की हिम्मत टूट चुकी थी। वो ये सब कई हफ्तों से देख रही थी, इसलिए आज उन्होंने लिविंग रूम में जब सारे बैठकर बातचीत कर रहे थे तो आराध्या को आवाज़ दी, आराध्या, तुम अभी तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। आराध्या हैरानी से उन्हें देखने लगी। जी। वो कुछ अनजान बनते हुए बोली, क्या तुम्हें याद नहीं, आरव आ रहा है, उसके साथ आज तुम डिनर पर जा रही हो। मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारी ड्रेस रखवा चुकी हूँ, तैयार होकर फटाफट नीचे आ जाओ। जहाँ उसे डिनर के प्लान पर हैरानी हुई थी, वहीं आरव का नाम सुनते ही आराध्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। क्या वाकई आरव आ रहा है? आराध्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, तो उसकी सास खुशी से हाँ में सिर हिला गई थी, जबकि बाकी सब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आरव था कौन और आराध्या उनके आने पर इतनी खुश क्यों हो रही थी। उनकी बात सुनते ही वो तुरंत कमरे में गई तैयार होने के लिए, जबकि आर्यवीर उसकी ये तेजी देख रहा था कि आखिर ये आरब था कौन और उसकी पत्नी इतना खुश क्यों हो रही थी, जो तैयार होने तक चली गई। जैसे ही वो लाल रंग के अनारकली सूट में तैयार होकर नीचे आई, आर्यवीर को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई थी। वो उस वक्त कोई अप्सरा लग रही थी, जो उसके दिल की धड़कनें लूट कर ले गई हो। मम्मी जी, कैसी लग रही हूँ मैं? वो उनके सामने घूमकर बोली, तो वो खुशी से उठते हुए कई हजार के नोट उसके सिर के ऊपर से वार कर नौकरानी को दे चुकी थी। बहुत प्यारी। कुछ ही देर में एक हैंडसम सा लड़का अंदर आया और सबसे मुस्कुराकर मिलने लगा। जब उसने आर्यवीर के आगे हाथ बढ़ाया तो वो गुस्से से उसका हाथ घूरने लगा, बल्कि उसने हाथ मिलाने की जहमत तक नहीं की थी, जिस पर आरब भी अपना हाथ बालों में फेरते हुए कंधे उचकाकर पीछे की तरफ मुड़ गया था। तो चले मेरी प्यारी लेडी, वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला। तो अगले ही पल आराध्या उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके साथ बाहर चली गई थी। सारे मुंह और आंखें फाड़े उसका ये अंदाज देख रहे थे, जबकि काव्या भी टुकुर टुकुर उसका ये रूप देख रही थी। ये लड़का कौन था जिसके साथ वो घूमने के लिए रात के समय बाहर चली गई है, वो भी अपनी सास के कहने पर? मम्मी, आप इतनी रात को उसे कैसे बाहर भेज सकती हैं, वो भी एक पराये मर्द के साथ? आपको हो क्या गया है? वो अपनी माँ को गुस्से से घूरते हुए बोला। क्यों? तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है?
और क्यों बताएं हम तुम्हें कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है। वैसे भी आगे चलकर तुमने काव्या से शादी करनी है तो हमें आराध्या की शादी किसी न किसी से तो करनी ही होगी ना। तो क्या उसे घर पर बिठा कर रखेंगे? तुमने तो उससे मुंह मोड़ लिया है, अब हम तो नहीं मोड़ सकते। वो चाहे जिसके साथ जाए उसकी मर्जी, जितनी देर के लिए जाए उसकी मर्जी। तुम्हें उसके मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे अपनी पत्नी नहीं समझते। इसलिए अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? वो उसके पापा की तरफ देखते हुए बोली। तो अपनी पत्नी की चाल समझकर वो भी मुस्कुरा पड़े थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुम्हारी मम्मी ने। तुम उसके मामले में दखल मत देना। अब वो हमारी बेटी है, हम देख लेंगे उसका क्या करना है और कहाँ शादी करनी है। तुम अपनी काव्या पर ध्यान दो। वो तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए बोले, जिसके बाद उसने काव्या को इशारे किया कि वो उसे कमरे में ले जाए। 3 घंटे बीत चुके थे मगर आराध्या अभी तक नहीं थी। उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। एक दो बार तो वो काव्या को नीचे उसे देखने के लिए भेज चुका था, जिससे काव्या जल भुन गई थी। यार, क्या तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है, जो बार बार उसे देखने के लिए नीचे मेरे चक्कर लगवा रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो या भूल गए हो तुम? वो उसे झक छोड़ते हुए बोली। तो उसने अपना हाथ झटक दिया। मुझे नहीं लगता वो आएगी यहाँ। वैसे भी तुम उसके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हो, बताया था ना मैंने तुम्हें, वो ताना मारते हुए बोली। तो आरिवीर उससे दूर हट गया। तमीज से बात करो काव्या, वो अभी भी मेरी पत्नी है। मैंने उसके साथ रहते हुए उसके चरित्र में एक भी कमी नहीं देखी। जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेता, उस पर आरोप नहीं लगाऊंगा और ना ही उसे तलाक दूंगा। वो उसके मुंह पर जवाब मारता हुआ बोला। तो आराध्या चिढ़कर रह गई थी। ठीक है, लेकिन आज मैं यहीं रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि आज आराध्या आएगी। काव्या उसके पास तकिया सेट करते हुए बोली। तो आर्यवीर उसका तकिया उठाकर सोफे पर फेंक गया था। अगर तुम्हें सोना ही है तो सोफे पर जाकर सो, क्योंकि मेरी पत्नी भी वहीं सोती है। वो जाने अनजाने में झूठ बोल गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काव्या उसके पास सोए। जाने क्यों वो तड़प कर आराध्या के पास जाना चाहता था, मगर उसका तो नामो निशान ही नहीं था। आखिर क्यों वो उसे सब्र के इम्तिहान में छोड़कर चली गई थी। वो दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगा था, मगर ये बात जुबान से नहीं कह पा रहा था, क्योंकि पहले दिन ही तो आर्यवीन ने उसकी बेइज्जती करके रख दी थी। जब वो घर वापस लौटा था, आखिर वो किस मुंह से उसे बताता कि वो उससे प्यार करने लगा है। काव्या के साथ वो बस उसे जलाने के लिए और खुद को ये एहसास दिलाने के लिए था कि वो अब उसका नहीं बन सकता। मगर ये बात सिर्फ एक धोखा थी, जो वो अच्छी तरह जानता था। अब वो उससे दूर भी नहीं रह सकता था। ये बात उसे इन 3 घंटों में अच्छी तरह पता चल चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ आज रात वो घर नहीं आई थी। जब रात को उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो काव्या को आवाज़ें देने लगा, मगर काव्या ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। प्लीज़ मेरी नींद खराब मत करो। वैसे भी अब तुम थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे हो। मेरी नींद हराम मत करो। खुद चले जाओ बाथरूम, और मुझे जगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो साफ कोरा सा जवाब देकर दोबारा सो गई थी। जबकि आर्यवीर उसका ये अंदाज देखता रह गया था कि आखिर ये लड़की कहाँ से उससे प्यार करती है, जो आज तक वो साबित ही नहीं कर पाई थी। एक भी हरकत ये साबित नहीं कर पा रही थी कि वो उससे प्यार करती है। जबकि दूसरी तरफ आराध्या हर वक्त जी जान से उसकी सेवा में लगी रहती थी। और एक ये लड़की थी जिसने उस पर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाए थे। सुबह तक उसकी आंखें लाल हो गई थी, मगर आराध्या अभी तक वापस नहीं आई थी। सुबह उठकर काव्या को अपनी बदजुबानी का एहसास हुआ तो वो उससे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता है ना मेरी नींद कितनी पकी है। कोई मुझे नींद से उठाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है। चलो मैं तुम्हें बाथरूम लेकर चलूं। अब वो उसे मक्खन लगाते हुए बोली। तो उसने उसका हाथ बुरी तरह झटक दिया। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए आर्यवीर खुद खड़ा हुआ और आराम से चलने लगा। 1 महीने पहले ही वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर वो सिर्फ काव्या और आराध्या दोनों को आजमाना चाहता था, जिसमें आराध्या उसके इम्तिहान में खरी उतरी थी। जैसे ही वो चलकर नीचे आया तो सारे उसे अपने पैरों पर चलता देखकर बहुत खुश हुए थे। देखा आप लोगों ने,
मेरी मेहनत का नतीजा। आर्यवीर ठीक हो गए हैं ना? काव्या उसके पास आकर इतराते हुए बोली। तभी आराध्या जो रात को अपने कमरे में रुकी थी उसकी तरफ देखने लगी। तुम रात को कमरे में क्यों नहीं आई थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बाहों में भरकर बोला तो वो कंधे उचका कर रह गई। आपको मेरी जरूरत ही नहीं थी, फिर मेरा कमरे में आने का क्या फायदा? आराध्या मुंह बनाकर बोल रही थी जब अगले ही पल आर्यवीर उसे थाम कर खड़ा रह गया। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। वो उसे हक से देखते हुए बोला और अपने सीने से लगा लिया, जबकि सब हैरान खड़े होकर और मुंह पर हाथ रखकर खुशी से उन्हें देखने लगे थे। वहीं काव्या उसके इस बर्ताव पर जलकर राख हो गई थी। आर्यवीर, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ, ये नहीं है। वो उसे हक जताते हुए बोली तो अगले ही पल उसने खींचकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था। तुमने मेरी याददाश्त जाने का नाजायज फायदा उठाया है काव्या। तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो चुका हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। सुबह मुझे सब कुछ याद आ गया था, और तुम्हारा ये ड्रामा भी कि कैसे तुमने मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाए थे और मेरी नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश की थी। मगर अब मैं सब कुछ जानता हूँ, और ये भी कि तुम एक औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो जो दूसरी औरत का घर तोड़ना चाहती है। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। वो उसे धक्के देते हुए बोला तो काव्या गुस्से से उसे देखने लगी थी। भाड़ में जाओ तुम, मैंने खामखा अपना वक्त और मेहनत बेकार की। बचाना ही नहीं चाहिए था तुमको। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि आराध्या उसे तीखी निगाहों से घूर रही थी। मगर अब आपकी याददाश्त आ गई है तो आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि अब मैं आपसे बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखती। वो तंज कसते हुए बोली और वहां से जाने लगी तो आर्यवीर उसे अपनी बाहों में भर गया था और सबने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वो उसे बाहों में भरकर कमरे में ले जाते हुए बेड पर लिटा चुका था और उस पर हावी हो गया था। आर्यवीर आराध्या को जगह जगह छूते हुए अपना प्यार उस पर लुटा रहा था, और इस कमरे में सिर्फ आराध्या की सिसकियां गूंज रही थी। आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, आराध्या रोते हुए बोली। तो आर्यवीर उसकी आंखों को चूमते हुए उसके आंसू सोख गया था। मैं माफी मांगता हूँ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। मगर ये दिल जानता है कि दिमाग भले ही तुम्हें भूल गया था, पर इस दिल में तो तुम ही बसी थी ना, इसलिए तो तुमसे दूर नहीं रह पाया। वो उसके होठों को चूमते हुए बोला। उसके होठ जगह जगह उसके वजूद पर घूम रहे थे, जबकि उस कमरे में आराध्या की सिसकियां ही गूंज रही थीं। जैसे ही आर्यवीर के होठ नीचे की तरफ बढ़ने लगे तो आराध्या के इस वजूद में घबराहट महसूस कर वो उसकी तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। क्या हुआ? वो आराध्या की आंखों को चूमते हुए बोला। मुझे लगता है कि मैं वो हिचकिचाते हुए लाल चेहरे से बोलने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं बोलो ना? आर्यवीर बेसब्री से बोला। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक सांस में आखिरकार वो अपनी बात कह गई थी। क्या? आर यू श्योर? तुमने डॉक्टर को दिखाया? वो खुशी से चीख पड़ा था। नहीं, मैंने सुना है कि वो वहाँ हाथ लगाती हैं। वो शर्म से भरी आंखों के साथ बोली। कहाँ हाथ लगाती हैं? वो हैरान होकर बोला, जिस पर आराध्या शर्माते हुए बोली, मैंने सुना है डॉक्टर प्राइवेट पार्ट को अपनी फिंगर से चेक करते हैं। ये कहते ही आराध्या रोने लगी थी। उसकी इस बात पर आर्यवीर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, वो तो सबके साथ होता है। उसकी बात पर आराध्या डर से उसे टुकुर टुकुर देखते हुए रोते हुए बोली, मगर मैं अपने कपड़े नहीं निकालूंगी। उसकी बात पर वो उसकी आंखों को चूमने लगा। तुम्हारे लिए डिलीवरी के दिन सरप्राइज होगा मैडम। ये कहते हुए वो उसे चिढ़ाने लगा, मगर अगले ही पल वो उसके होठों पर हल्के से काट गई थी। वो अचानक से उसका चेहरा देखने लगा। तुमने ये सब कब से सीख लिया? वो आंखें नचाते हुए बोला तो वो भी कंधे उचका गई थी। आपकी संगत में सब कुछ मुमकिन है, आराध्या शरारती लहजे में बोली तो आर्यवीर एक बार फिर उसे अपनी बाहों में समेटकर प्यार में खो गया था, और उन दोनों ने सुबह को रात बनाकर ही दम लिया था। और फिर देखते ही देखते
डिलीवरी का दिन भी आ गया था। ये देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा कि डॉक्टरों के साथ आज वो भी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। आप यहाँ आर्यवीर, वो हैरानी से चिल्लाई। तो आर्यवीर मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा। विदेश में डिलीवरी कराने का यही तो फायदा है कि यहाँ आपका पति डिलीवरी के दौरान आपके साथ होता है। और फिर उसने डॉक्टर के साथ मिलकर ही अपने बच्चे को उसकी गोद में दिया था। आराध्या खुशी से नम आंखें लिए अपने बेटे को देखने लगी। आर्यवीर के वहां होने से उसका डर कम हुआ था, बल्कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि वो ऐसे नाजुक पल में उसके साथ था जहां उन दोनों ने मिलकर अपने बेटे का स्वागत किया था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई मज़ेदार कहानी के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।